नमस्कार, मैं हूं अंशुमान। अर्थम में आपका स्वागत है। इस सप्ताह का अर्थम उस विषय पर है जिसका आप सब हम जिससे दो चार हैं और देख रहे हैं। दुनिया को शायद इस बात का एहसास लंबे वक्त के बाद होगा कि ट्रंप और बीबी नेतन्याहू ने दुनिया से क्या छीन लिया है। उन्होंने वो भूगोल हिला दिया है जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने ग्लोबलाइजेशन के घोड़े को एड़ लगाई थी। उन्होंने दुनिया की सबसे कीमती तटस्थता को, न्यूट्रलिटी को जंग में झोंक दिया है। यह सबसे पेचीदा न्यूट्रलिटी थी। भीतर से बिखरे और बारूदी इतिहास वाले देश 1991 के खाड़ी युद्ध के बाद एक अनकहे नियम में बंध गए। खाड़ी देश सबको तेल बेचेंगे, किसी एक के साथ खुलकर खड़े नहीं होंगे। अमेरिका सुरक्षा देगा, खाड़ी देश संतुलन रखेंगे। एशिया और खासकर चीन और भारत यहाँ से तेल खरीदते रहेंगे। यही तटस्थता दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था की रीढ़ थी। ये तटस्थता राजनीति के बजाय उस भूगोल की वजह से थी जिसके सकरे समुद्री रास्ते पूरी दुनिया को चाहिए थे। वो था स्वेज, वो थी होर्मुज और वो आकाश भी जो पूर्व की उड़ानों को यूरोप के भीतर और अटलांटिक के पार ले जाता था। आप यकीन करेंगे कि करीब 35 साल पहले, ठीक ये जो 35 साल हैं पीछे जहाँ पर हमने तटस्थता देखी, ये लगभग उन 469 सालों के बराबर थे जब ओटोमन ने मध्य एशिया से लेकर यूरोप तक राज किया था, यानी मई 1453 से और 1922 के बीच। हमें मध्य एशिया की परिस्थिति ओटोमन साम्राज्य के जो 14वीं से और 20वीं शताब्दी का दौर दिखता है उससे क्यों तुलनात्मक तौर पर बराबर दिखती है, उसे देखें कि करीब 4 सदियों तक ओटोमन साम्राज्य ने यूरोप और एशिया के बीच के रास्तों पर राज किया। वो भूमध्य सागर, मध्य पूर्व और जो प्रमुख बड़े व्यापार मार्ग थे उन पर ओटोमन्स का नियंत्रण था। और उसकी ताकत सिर्फ सेना से नहीं थी बल्कि उस भूगोल में निहित थी जहाँ पर वो राज करता था। यूरोप की बड़ी ताकतें थीं जो ओटोमन से ज़्यादा ताकतवर थे, ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। वो ये जानते थे कि अगर ये साम्राज्य अचानक टूट गया तो ताकत का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसलिए उन्होंने ओटोमन को गिरने नहीं दिया। वे उसे यूरोप का कमज़ोर और बीमार आदमी कहते थे, फिर भी उसे ज़िंदा रखते थे। इसी साम्राज्य की छाया में, इसी के रास्तों से ब्रिटेन, डच और पुर्तगाल ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज़ बनाई, उपनिवेश फैलाए। असल में ओटोमन की तटस्थता असली आज़ादी नहीं थी, वो बाहरी ताकत की मदद से संभाली गई एक व्यवस्था थी। सभी देश चाहते थे कि वो बना रहे क्योंकि उसके टूटने से बड़ा युद्ध हो सकता है। ये संतुलन सदियों तक चला, करीब अगर माने तो 500 साल तक चला। लेकिन जब बड़ी ताकतों के बीच सहमति खत्म हुई तो यही इलाका युद्ध का मैदान बन गया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद नक्शा बदल गया, पुरानी व्यवस्था खत्म हो गई। 1914 में यूरोप के नेताओं को युद्ध नहीं चाहिए था, लेकिन महत्वाकांक्षाएं बढ़ीं। सर्बिया ने अपना भौगोलिक विस्तार किया, ऑस्ट्रो हंगरी राज्यों ने खतरा महसूस किया। बस सराजेवो में 2 गोलियां चली और पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया। ओटोमन का बफर टूट गया, वो बफर जो यूरोप और मध्य एशिया को जोड़ता था। आज खाड़ी क्षेत्र की स्थिति कुछ वैसी ही है। 1991 के बाद खाड़ी को दुनिया का बफर माना गया था, एक स्थिर ऊर्जा क्षेत्र माना गया था। होर्मुज स्ट्रेट, जिससे दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस गुजरता है, एशियाई देश जैसे भारत और चीन ये मानकर हमेशा आगे बढ़ते रहे कि इस रास्ते पर कोई खतरा नहीं आएगा, हमेशा खुला रहेगा, तेल की सप्लाई नियमित रहेगी और दुनिया में कुछ भी राजनीति हो इसमें बाधा नहीं होगी। लेकिन आप ध्यान दें कि खाड़ी की ये तटस्थता अपने आप नहीं बनी थी। पहले ब्रिटेन की नौसेना ने समुद्री रास्तों को सुरक्षित किया, फिर बाद में अमेरिका ने इस क्षेत्र में अड्डे बनाए और युद्धपोतों के जरिए, सेना के जरिए सुनिश्चित किया कि इस भूगोल पर कोई बड़ा देश खुला युद्ध ना छेड़ दे। खाड़ी के शासकों ने स्विट्जरलैंड की तरह या स्वीडन की तरह तटस्थता चुनी नहीं थी, उन्हें व्यवस्था दी गई थी। इसका सबको फ़ायदा हुआ, सबसे ज़्यादा फायदा हुआ खाड़ी देशों को। खाड़ी देश तेल बेचकर अमीर बने, उन्होंने अपनी कमाई पश्चिमी देशों में निवेश की, एशिया की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से बढ़ीं, अमेरिका ने सुरक्षा दी, डॉलर की ताकत बनी रही। ये इस तरीके का अलिखित समझौता था जिसका कोई रिकॉर्ड, कोई दस्तावेज पूरी दुनिया में नहीं है जहां देशों ने बैठकर दस्तखत किया हो, लेकिन इस न्यूट्रलिटी को, इस तटस्थता को सबने स्वीकार किया था। अरबों ने जानते हुए भी ईरान और अमेरिका के तनाव से खुद को दूर रखा, जंग के बजाय शांति और समृद्धि चुनी। 3 दशकों से दुनिया भर की संपत्ति इस रेगिस्तान में खिंचकर आ गई। फिर माहौल बदला, मंच पर आए बीबी नेतन्याहू यानी इजराइल और डोनाल्ड ट्रंप। दोनों के अपने अपने एजेंडे थे और आज पूरा मिडिल ईस्ट जंग का मैदान है। ये पूरा भूगोल अब बारूद से भर गया है, या कहें कि जो बारूद नीचे छिपा था वो भर कर सामने आ गया है। भारत इस धमाके का पहला शिकार है जो महंगे तेल की मार झेलेगा। मगर क्यों? आखिर क्या चाहते हैं ट्रंप? क्या चाहते हैं नेतन्याहू? क्या इतिहास छलांग मारकर लौट रहा है? ये जंग क्या केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को तोड़ने की जंग है या कुछ और ही है? आइए आज के अर्थम में से खोलते हैं।
यकीनन पहला सवाल जो सबके दिमाग में है कि क्या ये केवल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की मुहिम है, और अगर यही है तो इसके लिए इतना बड़ा जोखिम क्यों? अक्सर ये कहा जा रहा है कि खाड़ी में बढ़ता तनाव ईरान के परमाणु कार्यक्रम की वजह से है, क्योंकि उससे पूरा मध्य पूर्व खतरा महसूस कर रहा है। लेकिन ये कहानी अधूरी है। असली खेल एनर्जी का और ऊर्जा का है, और सिर्फ ऊर्जा के सेक्टर का नहीं, अब पूरे एनर्जी ऑपरेटिंग सिस्टम का। दरअसल अमेरिका के बाकी राष्ट्रपतियों की तुलना में डोनाल्ड ट्रंप बड़े दो टूक हैं। कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, सीधे सीधी चीज़ें उनके दिमाग में हैं। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल में साफ कर दिया था कि उनकी नीति का केंद्र एनर्जी नेशनलिज्म है, और जब वे ऐसा कह रहे थे तो उनका निशाना केवल तेल का उत्पादन बढ़ाना नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया का एनर्जी नेटवर्क था, जिसका सबसे ज़्यादा फायदा उठाया मिडिल ईस्ट के उत्पादकों ने और चीन ने। वो दौर जिसे हम भूल गए हैं, अमेरिका के एनर्जी मिशन की जड़ें वहीं से निकलती हैं। 1973 में अरब देशों ने तेल निर्यात रोक दिया। उस समय तेल की कीमत 3-4 महीनों में 4 गुना बढ़ गई। ये सिर्फ कीमत बढ़ने की घटना नहीं थी, इसने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल दी। पश्चिमी देशों में महंगाई आई, आर्थिक ठहराव आया, स्टैगफ्लेशन का वो दौर आया। लेकिन इसी दौरान यही वो समय था जब अमेरिका ने अपने तेल की खोज में निवेश बढ़ाया। शेल ऑयल मिला, और 1980 के बाद अमेरिका ने तेल का इंपोर्ट खत्म कर दिया। अगले 4 दशकों में वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और तीसरा निर्यातक बन गया। ऊर्जा पर नियंत्रण अमेरिका की ग्लोबल कूटनीति का सबसे पुराना और सबसे बड़ा आयाम रहा है। 1970 तक वो मिडिल ईस्ट के तेल पर निर्भर था, और तब 1970 के बिखरे और ग्लोबल तेल मांग पर निर्भर मध्य पूर्व को पेट्रो डॉलर की शर्त से बांध दिया गया। जैसे जैसे अमेरिका में तेल आता गया, पेट्रो डॉलर की शर्त मजबूत होती गई। ये व्यवस्था करीब 50 साल चली। लेकिन इसके बाद 3 बड़े बदलाव हुए जो समझना ज़रूरी है। नंबर 1, ओपेक मजबूत हुआ, रूस इससे जुड़ा, और कीमतों पर ओपेक का नियंत्रण आ गया। अमेरिका सबसे बड़ा उत्पादक तो बना, लेकिन आज तक सबसे बड़ा बाजार ओपेक के पास था। 2, भारत और चीन सबसे बड़े इंपोर्टर हो गए। खासतौर से चीन ने मध्य पूर्व में सीधा दखल दिया। 2023 में चीन ने सऊदी और ईरान को दोस्त बना दिया। पेट्रो डॉलर सीमित हुआ, उसकी जगह पेट्रो युआन ने ली। ओपेक के लिए अमेरिका की जरूरत खत्म हो गई, जबकि अमेरिका अरब की सॉवरेन वेल्थ पर निर्भर हो गया। यानी तेल से जो पैसा कमाया गया था, उसका निवेश अमेरिका के लिए ज़रूरी हो गया। और तीसरा सबसे बड़ा शिफ्ट, दुनिया फॉसिल फ्यूल की तरफ जाने लगी। ग्रीन और नई ऊर्जा पर निवेश बढ़ता गया। अब आप इन 3 बड़े बदलावों की रोशनी में मध्य पूर्व की जंग या पश्चिम एशिया की जंग को और ग्लोबल एनर्जी की बिसात देखिए। तेल बाजार उस वक्त सिमट रहा है, मांग उस समय कम हो रही है जब अमेरिका खुलकर इस बाजार में आया है। ओपेक और AIIA के आकलन बताते हैं कि ग्लोबल मांग नहीं बढ़ने वाली, क्योंकि बीवी चलेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीन और वैकल्पिक ऊर्जा का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वहाँ अमेरिका कमज़ोर है, और नई क्षमताएं बनाने के मामले में चीन काफ़ी आगे जा चुका है। इस हालत में अमेरिका को तेल का बाजार चाहिए। ओपेक उनकी राह का रोड़ा है। वे चाहते हैं कि मध्य पूर्व के साथ बाजार बांटा जाए, तेल की मांग बनी रहे और बढ़ती रहे, खासतौर से तब तक जब तक अमेरिका ग्रीन एनर्जी के लिए तैयार नहीं हो जाता। दरअसल भविष्य की ग्रीन एनर्जी का स्रोत सबके पास है। सोलर और विंड यानी सूर्य और पवन ऊर्जा पूरी दुनिया में हर देश को मिलती है, इसलिए इसकी सप्लाई चेन में अमेरिका का कोई दखल नहीं है। चीन इस सप्लाई चेन पर नियंत्रण करता है। इसकी तुलना में पेट्रोल और क्रूड ऑयल दुनिया के कुछ ही भूगोलों में केंद्रित है। तो अगर डोनाल्ड ट्रंप पुरानी एनर्जी पर नियंत्रण नहीं करेंगे तो फिर एनर्जी बाजार से अमेरिका का दबदबा तो खत्म हो गया, और इस बाजार का सबसे पुराना खिलाड़ी ओपेक इस मामले में उनकी सबसे बड़ी बाधा है। आंकड़े देखिए, आज अमेरिका करीब 13.6 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन उत्पादन करता है, और ये इतिहास में सबसे ज़्यादा उत्पादन है। ये उत्पादन सऊदी अरब से भी अधिक है। अगर एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन का अनुमान माने तो 2026 तक के उत्पादन करीब 13 से 13.5 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से रहेगा, और 2027 तक ये 15 मिलियन बैरल पर डे के आसपास हो जाएगा, जो आपको टेबल पर दिखाई दे रहा है। यानी अमेरिका पहले से कहीं ज़्यादा ऊर्जा सुरक्षित है। ऐसे में पश्चिम एशिया में अस्थिरता से उसे कोई नुकसान नहीं है। इसका नुकसान एशिया की अर्थव्यवस्थाओं को है। इसलिए ये संघर्ष सिर्फ ईरान के परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा नहीं है, ये तेल, समुद्री रास्तों और वैश्विक ताकत के संतुलन की लड़ाई है। इसे और भीतर से डॉट कनेक्ट करके देखते हैं। ट्रंप ने अपने एनर्जी कंट्रोल मिशन के लिए जो जंग तक आया है, और जहां हम ईरान के साथ पूरे मध्य पूर्व की जंग देख रहे हैं, उसके लिए 3 बड़े काम किए। नंबर 1, बाइडेन काल की जो ग्रीन एनर्जी नीतियां थी उनको पीछे छोड़ते हुए ट्रंप प्रशासन ने अपने पर्यावरण के नियमों में ढील दे दी। यानी अब वो सारे उद्योग जहां हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल होता है उन्हें पर्यावरण के नियम नहीं मानने होंगे। उत्सर्जन के नियम कम कर दिए गए। दूसरा, LNG के निर्यात पर रोक लगी थी उसे हटा दिया।
पर्मियन बेसिन और बक्कन एरिया में जहां से शेल ऑयल आता है वहां नए परमिट जारी किए और 2040 तक लीज पर तमाम गैस और तेल की बिक्री का रोड मैप तैयार किया। इन कदमों से अमेरिका ने खुद को एनर्जी मार्केट में, खासतौर से ऑयल और एलएनजी के मार्केट में सप्लाई डोमिनेंस वाली स्थिति में ला दिया, सप्लाई के नियंत्रण में ला दिया। दूसरा बदलाव, मध्य पूर्व के देशों की तेल संपत्ति को अमेरिका में लाने का रास्ता खोला। डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल के बाद मध्य पूर्व की यात्रा पर गए। आपको याद होगा वो सुर्खियां सऊदी अरब, कतर और अमीरात के साथ समझौते हुए $2 ट्रिलियन की सॉवरेन वेल्थ, मिडिल ईस्ट की सॉवरेन वेल्थ अमेरिका में निवेश होगी। इसके साथ बोइंग के जहाज बिके, एनवीडिया के चिप बिके। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बदलाव, जहां से ये पूरी आर्थिक संरचना जियोपॉलिटिकल टकराव में आ जाती है। 3 बड़े ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स ईरान, रूस और वेनेजुएला पर प्रतिबंधों का शिकंजा कस दिया। डोनाल्ड ट्रंप अब कीमतों का नहीं, कंट्रोल का खेल खेलना चाहते हैं। 2024 में ब्रेंट औसत $60 से $65 रहा है। ये कंट्रोल अगर नहीं होता तो फाइनेंशियल टाइम्स की मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसने बताया कि तेहरान ने अमेरिका को अपने विशाल ऊर्जा भंडार का जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है, उसमें पहुंचने का प्रस्ताव रखा था। गैस भंडार भी में पहुंचने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन अमेरिका ने उसे इनकार कर दिया। ईरान, ऐसी खबरें हैं कि किसी भी स्थिति में वो सैन्य टकराव टालना चाहता था, लेकिन अमेरिका की योजना, पूरी की पूरी योजना तेल बाजार पर नियंत्रण के लिए थी, कंप्लीट पूरे एनर्जी सेटअप पर नियंत्रण के लिए थी। और इसलिए ये पूरी मुहिम, डोनाल्ड ट्रंप की पूरी मुहिम अंततः पश्चिम एशिया की जंग तक पहुंच गई। अगला सवाल ये कि ट्रंप की ऊर्जा रणनीति के भीतरी पहलू क्या हैं, इन्हें कैसे समझा जाए। अमेरिका पूरे ऊर्जा तंत्र पर नियंत्रण चाहता है, क्योंकि भविष्य की ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी पर चीन का नियंत्रण है और इस मामले में अमेरिका काफ़ी पीछे है। इसलिए ये पूरी रणनीति 2 हिस्सों में बटी है। एक तो सप्लायर को चोक करने की रणनीति और दूसरा बायर को कंट्रोल करने की, यानी जो उत्पादक हैं उन पर नियंत्रण और जो ग्राहक हैं उन पर नियंत्रण। सप्लायर चोक रणनीति समझिए, अमेरिका ने एक साथ 3 बड़े तेल उत्पादकों पर प्रतिबंध के शिकंजे कस दिए। रूस, ईरान और वेनेजुएला, ये तीनों प्रतिबंधों के तहत हैं या इनके ऊपर फाइनेंशियल या सैन्य दबाव बने हुए हैं। इन तीनों का साझा उत्पादन करीब 14 से 15 मिलियन बैरल प्रतिदिन है, जिसमें वेनेजुएला का टूटा हुआ बंद उत्पादन मिला लें तो भी अभी तो वेनेजुएला में क्षमता बहुत ज़्यादा है। यानी दुनिया की कुल आपूर्ति का लगभग 15% हिस्सा इनके नियंत्रण में है। चूंकि तीनों पर प्रतिबंध है तो तीनों अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं करते हैं। अगर इनकी सप्लाई सीमित होती है तो बाजार में अतिरिक्त नियंत्रण, कीमतें तय करने का नियंत्रण उन देशों के पास जाता है जो प्रतिबंधों से बाहर हैं, जिसमें सऊदी अरब और अमीरात बड़े प्लेयर हैं ओपेक में, इसके अलावा अमेरिका है। अब अगर आप इस टेबल को देखें जहां पर हमने जो प्रमुख प्रतिबंध वाले देश हैं उनके ऊपर किस तरीके के प्रतिबंध लगाए गए, तो इससे आपको ये तस्वीर समझ में आएगी कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी रणनीति कैसे इन देशों को फोकस करती है जो कच्चे तेल का प्रमुख उत्पादन करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति का मकसद साफ है, गैर मित्र देशों की सप्लाई कम करना, कीमतों पर नियंत्रण बढ़ाना और खरीदारों को अनुशासित करना, मांग को अमेरिकी और जीसीसी की तरफ मुड़ना। क्योंकि अगर रूस और वेनेजुएला की कुल 4 से 6 मिलियन बैरल प्रतिदिन की सप्लाई भी प्रभावी रूप से बाजार से हट जाती है तो कीमतों पर दबाव बनेगा और इस पर जगह मिलेगी अमेरिका को। लंबी अवधि में अमेरिका यहां ओपेक के बराबर खड़ा होना चाहता है और ओपेक को सीमित करेगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ग्राहकों पर, जो तेल के बड़े ग्राहक हैं उन पर कंट्रोल की नीति, क्योंकि सप्लाई पर दबाव तो आधी कहानी है। दूसरी कहानी में है उन खरीदारों को नियंत्रित करना जो दुनिया में कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रेड नीति के जरिए भारत, जो कि दूसरा सबसे बड़ा ग्राहक है, उसे अमेरिका से तेल और गैस खरीदने पर बाध्य कर लिया। अन्य देशों के साथ भी डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार संधियां की हैं उनमें ऊर्जा निर्यात शामिल है, यानी बाजारों पर नियंत्रण है। इसके बाद भी ओपेक एक बड़ी ताकत है और उसकी वजह है मध्य पूर्व का भूगोल, जिससे एशिया और यूरोप को तेल जाता है, यानी स्वेज और हॉर्मुज। यहाँ दुनिया के सबसे बड़े टर्मिनल हैं, सबसे बड़े शिपिंग नेटवर्क हैं। चीन ने इस क्षेत्र में बड़ा निवेश किया है ताकि उसकी ग्रोथ के लिए एनर्जी की कमी ना पड़े। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट है हॉर्मुज स्ट्रेट्स। 2024 में यहाँ से करीब 20 मिलियन बैरल तेल प्रतिदिन गुजरा, जो दुनिया की खपत का करीब 20% है। दुनिया के एलएनजी का भी करीब 20% हिस्सा इसी रास्ते से जाता है और अधिकांश हिस्सा 80% हिस्सा एशिया को जाने वाले तेल और गैस का है।
ये टेबल देखिए आप कि एशियाई देशों की होर्मुज पर निर्भरता किस स्तर तक है। भारत 65% निर्भर, चीन 45% तक, जापान 85% तक, दक्षिण कोरिया 75% तक। और अगर यहाँ तेल की कीमतों में $10 की भी बढ़ोतरी होती है तो इनकी जीडीपी पर कितना असर पड़ता है, ये इस टेबल में आप समझ सकते हैं। होर्मुज पर निर्भरता के मामले में भारत की स्थिति खासतौर पर संवेदनशील है। कच्चे तेल पर भारत की इंपोर्ट डिपेंडेंस 88% तक पहुंच चुकी है। जनवरी 2026 में करीब 5.2 मिलियन बैरल पर दिन का इंपोर्ट रहा और हर $10 की बढ़ोतरी से चालू खाते का घाटा करीब $15 बिलियन तक बढ़ सकता है। इसलिए अब तेल की कीमत ही नहीं, बाजार का संकेत ये भी है कि जो जियोपॉलिटिक्स है और खासतौर पर इन चोक पॉइंट्स पर नियंत्रण है वो कीमतें तय करेगी। इजराइल और सऊदी के जरिए यमन पर नियंत्रण अमेरिका की रेड सी रणनीति का हिस्सा है। ईरान होर्मुज की ताकत था, उसे तोड़कर ये दोनों चोक पॉइंट अमेरिकी नियंत्रण में लाने की मुहिम इस वक्त जारी है। ऊर्जा के चोक पॉइंट्स पर या ऊर्जा के नेटवर्क पर, सप्लाई नेटवर्क पर नियंत्रण का मतलब है खरीदारी देशों पर दबाव। अगर भारत या चीन की 2/3 ऊर्जा ऐसे समुद्री रास्तों से गुजरती है जहां सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, जहां युद्ध चल रहा है, तो हर कीमत में बढ़ोतरी उनकी ग्रोथ को प्रभावित करती है। और यही टारगेटिंग द एनर्जी सिस्टम है। सिर्फ किसी एक देश को दंडित करना नहीं, बल्कि सप्लाई डिमांड के ढांचे को इस तरह बदल देना कि अपने आप शक्ति का संतुलन अमेरिका की ओर झुक जाए। और ये स्ट्रेटजी है, ये बाजार का सामान्य उतार चढ़ाव नहीं है। ये एक किस्म की ऑर्गेनाइज्ड जियोपॉलिटिकल इंजीनियरिंग है जिसमें तेल या गैस केवल ईंधन नहीं है बल्कि प्रेशर टैक्टिक्स का एक वेपन है। इस पूरी रणनीति से अमेरिका का फायदा समझ में आता है, मगर इस रणनीति में नुकसान का हिसाब किताब क्या है? खाड़ी क्षेत्र में जो युद्ध में दिख रहा है उसका असर सब पे एक जैसा नहीं होगा। कुछ देश झटका सह सकते हैं और कुछ नहीं। सबसे पहली चोट उन्हीं को लगेगी जिन्होंने अपने भविष्य की योजनाएं स्थिर और तटस्थ यानी न्यूट्रल मध्य पूर्व के आधार पर बनाई थी। दो बड़े समूह जोखिम में हैं। पहला है जीसीसी यानी खाड़ी देश और दूसरा भारत जो कि एशिया में झटका सहने वाला सबसे बड़ा देश है। जीसीसी का सपना फिर से अब कीमत में शामिल हो रहा है। पिछले 10 वर्षों में सऊदी अरब, यूएई, कतर और कुवैत ने तेल पर निर्भरता कम करने का सपना देखा था। सऊदी विजन 2030, न्योम, रेड सी प्रोजेक्ट, यूएई का एआई लॉजिस्टिक्स हब, क्रिप्टो में बड़ा निवेश, फिनांस हब बनाना, कतर का एलएनजी और के ग्लोबल नेटवर्क में विस्तार, इन सब की बुनियाद में एक ही चीज़ थी कि खाड़ी क्षेत्र में कोई राजनीतिक संकट, कोई युद्ध का संकट नहीं आएगा। खाड़ी स्थिर रहेगी, सबको तेल बेचेगी, किसी के एक पक्ष में खुलकर नहीं जाएगी। यही तटस्थता कमज़ोर हो रही है। अगर मिसाइलें अमेरिकी ठिकानों पर गिर रही हैं, होर्मुज पर युद्ध का खतरा बढ़ रहा है, तो निवेशक जोखिम का नया हिसाब लगाते हैं। शिपिंग पर बीमा प्रीमियम बढ़ते हैं, जहाज महंगे, ट्रैवल महंगा होता है और विदेशी प्रतिभाएं यहाँ आने से हिचकती हैं। ये टेबल देखिए आप, इसमें आपको जीसीसी देशों के जोखिम की स्थिति दिखाई देगी और हम इसमें आपको दिखाई देगा कि इनके फंड्स कितने हैं। जोखिम का सबसे बड़ा हिस्सा विदेशी निवेश के मामले में बहरीन पर है, 80% है। सऊदी अरब भी 50% रिस्क में है। यूएई करीब 70% के 73% के खतरे में। ये वो देश हैं जिन देशों में पिछले 10 साल के दौरान सबसे अधिक विदेशी निवेश आया है। बहरीन का आंकड़ा इसलिए थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ वित्तीय सेवाएं ज़्यादा हैं। जीसीसी के सॉवरेन फंड कुल मिलाकर करीब $5 ट्रिलियन से ज़्यादा की एसेट संभालते हैं। ये बड़ा सुरक्षा कवच है, लेकिन युद्ध की स्थिति में पूंजी का प्रभाव रुकता है, बड़े प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ती है। सऊदी अरब का राजकोषीय संतुलन तेल की ऊंची कीमत पर निर्भर है। अनुमान है कि उसे बजट संतुलन के लिए लगभग $95 से $100 प्रति बैरल तेल की जरूरत होती है। और अगर कीमतें अस्थिर रहती हैं, निवेश घटता है, तो उसका डाइवर्सिफिकेशन मॉडल दबाव में आ सकता है। यानी जो सपना अरब देश देख रहे थे, एक आधुनिक अर्थव्यवस्था बनने का, जो तकनीक पर, एआई पर, क्रिप्टो पर आधारित थी, उसको सीधी नजर लगी है। अब सऊदी, कतर और अमीरात शांति और भविष्य की योजनाओं के लिए अमेरिका और इजराइल के मोहताज हैं। ईरान आर पार की लड़ाई लड़ रहा है, अमेरिका हजारों मील दूर है। अरब मुल्कों की बाध्यता यह है कि या तो वे इस जंग में कूदें और इस जंग में कूदते ही उनकी सारी तरक्की धुआं हो जाएगी। इसलिए 3 दिनों के हमले के बाद भी, पहले शुरुआती 2 दिनों के हमले के बाद भी, हमने अरब देशों की तरफ से कोई सीधी प्रतिक्रिया नहीं देखी। दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान का केंद्र है वो भारत है। भारत की अर्थव्यवस्था 2026 में 7-7.5% की दर से बढ़ी, जो सरकारी आंकड़े आए। आईएमएफ ने 2026 के लिए 7% वृद्धि का अनुमान दिया। ये एक मजबूत परिस्थिति है। भारत एक गोल्डीलॉक स्थिति में था, जैसा आरबीआई कह रहा था। लेकिन ये सब कुछ एक शर्त पर निर्भर है कि ऊर्जा की कीमत नियंत्रण में रहे, कच्चे तेल की कीमत नियंत्रण में रहे। भारत की ऑयल डिपेंडेंसी
88% तक पहुंच गई है। जनवरी में 2026 में करीब 5.2 मिलियन बैरल का इंपोर्ट रहा। IEA का मानना है कि 2035 तक भारत की तेल की मांग 8 मिलियन बैरल प्रतिदिन तक जा सकती है, काफ़ी बड़ा है। यानी दुनिया में आने वाला जितना भी अतिरिक्त तेल होगा उसका एक बड़ा हिस्सा भारत को जाएगा। भारत की ऊर्जा संवेदनशीलता इस युद्ध की रोशनी में कितनी गंभीर है, इसे आप गौर से देखिए। रूस से आयात का हिस्सा लगातार घट रहा है। रणनीतिक भंडार का कवरेज बहुत सीमित है, करीब से 9 से 10 दिन का है। $15 बिलियन का घाटा है। भारत के लिए हर $10 की वृद्धि का मतलब है चालू खाते का घाटा बढ़ना, रुपए पर दबाव बढ़ना और RBI की रणनीति पर बड़ा बंधन। इतिहास चेतावनी देता है कि 1991 का भुगतान संतुलन संकट जब आया था, जब खाड़ी युद्ध के बाद तेल की कीमतें बढ़ी थी, तो विदेशी मुद्रा भंडार संकट में गया था। हालांकि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी उस तरीके का संकट नहीं है, लेकिन 2013 में जब अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने टेपर शुरू किया था और रुपए की कीमत में 20% की गिरावट आई थी, यहाँ ज़्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन तेल $80 पर है। अमेरिका पहले से ही भारत को अपना तेल खरीदने पर मजबूर कर चुका है। भारत को वो महंगा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को चोक करेगा और भारतीय रुपए को बुरी तरह तोड़ेगा। भारत की तुलना में चीन के पास बड़े रणनीतिक भंडार हैं। रूस से पाइपलाइन का विकल्प है। जापान और कोरिया के पास मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार हैं। भारत थोड़ा बीच में खड़ा है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और ऊर्जा पर भारी निर्भरता, ये भारत की सबसे बड़ी चुनौती और भारत के पड़ोस में जंग चल रही है। अगला सवाल, इस विवाद पर चीन कहाँ है, क्या असर होगा उस पर? आपको याद होगा जब भारत रूस का तेल छोड़कर अमेरिका के साथ संधि कर रहा था, उस वक्त चीन ने रूस को अपना तेल एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ा दिया था। रूस ने चीन को अपना तेल निर्यात तेजी से बढ़ाया था। दोनों देशों के बीच तेल का व्यापार पहले सामान्य व्यापार था, लेकिन अब एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुका है। पश्चिमी देश प्रतिबंधों के बाद रूस के तेल को अब परोक्ष रूप से चीन की तरफ मोड़ रहे हैं। ज़्यादातर तेल एशिया में जा रहा है और उसमें भी चीन में जा रहा है। 2025 में रूस ने लगभग 238 मिलियन बैरल तेल निर्यात किया, जिसमें चीन और भारत प्रमुख खरीदार थे। चीन रोज अब इस वक्त 2 से 3 मिलियन बैरल पर डे रूसी तेल खरीद रहा है और ये मात्रा पहले से ज़्यादा है। इस व्यापार का बड़ा हिस्सा डॉलर में नहीं बल्कि चीन की मुद्रा युआन में और रूस में हो रहा है, यानी युआन और रूबल का ट्रेड है। 2023 तक दोनों देशों के बीच 60% से ज़्यादा व्यापार अपनी मुद्रा में होने लगा था। ये परिस्थिति तब आई जब रूस पर प्रतिबंध लगाए गए। ये एक ऐसा जोन है जो डॉलर पर निर्भरता कम कर रहा है। इसने दोनों देशों के व्यापार को ही नहीं बढ़ाया बल्कि एक पैरेलल करेंसी स्ट्रक्चर बनाया है। दूसरी तरफ चीन तक तेल पहुंचाने के लिए रूस की ESPO पाइपलाइन है। एक पाइपलाइन है, 2 पाइपलाइनें तैयार हो रही हैं, इसलिए समुद्री रास्तों पर निर्भरता कम होती रहेगी। चीन की कुछ रिफाइनरियाँ रूसी तेल पर अब ज़्यादा निर्भर हो गई हैं और ये संबंध लंबे समय के लिए है। इसके अलावा वित्तीय क्षेत्र में भी बदलाव हो रहे हैं। शंघाई इंटरनेशनल एक्सचेंज पर युआन में तेल की ट्रेडिंग होती है। चीन ने सिप्स नाम की एक भुगतान प्रणाली बनाई है जो स्विफ्ट का विकल्प है और ये प्रतिबंधों का असर कम करती है। सऊदी अरब भी चीन के साथ युआन में तेल भुगतान पर बातचीत कर चुका है। कि ये दिखाता है कि धीरे धीरे कुछ देश डॉलर के अलावा दूसरी मुद्रा में भी ट्रेड करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व के चोक पॉइंट पर असर डालकर चीन की तेल आपूर्ति को नियंत्रित करेंगे। वेनेजुएला का तेल भी अब चीन नहीं पहुंचेगा, जिससे चीन पर तात्कालिक तौर पर दबाव बनेगा। लेकिन चीन शायद पश्चिम एशिया में टकराव की तैयारी पहले से कर चुका था। उसके पास 3 बड़े सुरक्षा चक्र हैं या कुशन हैं जिन्हें समझना जरूरी है। पहला एक तो कि रूस से पाइपलाइन सप्लाई तेजी से बढ़ रही है। हाल फिलहाल में रूस के साथ 2 बड़ी पाइपलाइन परियोजनाओं पर काम चल रहा है। दूसरा करीब 1.2 ट्रिलियन बैरल का रिजर्व है और तीसरा होर्मुज पर निर्भरता 33% के आसपास है। सामान्य दिनों में 33% डिमांड पर है और रिजर्व के लिए 50% है। हालांकि अभी भी कमजोर नस है चीन की, जिस पर ट्रंप अपनी उंगली रखेंगे, लेकिन चीन के पास अमेरिका से सौदेबाजी के लिए बहुत कुछ है। ट्रंप चीन पर सख्ती करेंगे तो चीन रेयर अर्थ पर और बाकी चीज़ों पर सख्ती करेगा। इधर चीन ने अपने ऊर्जा मिक्स को बदला है। अब 50% निर्भरता फॉसिल फ्यूल पर रह गई है, बाकी आधी एनर्जी ग्रीन स्रोत से पूरी होती है। अगला सवाल कि मध्य पूर्व की तटस्थता इतनी मूल्यवान क्यों थी और आगे कुछ वर्षों में क्या होने वाला है। दरअसल पिछले 30 वर्षों तक खाड़ी क्षेत्र की तटस्थता, न्यूट्रलिटी वैश्विक अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का आधार थी। ये चुपचाप काम करने वाला एक सिस्टम था। शीत युद्ध के बाद दुनिया में ये व्यवस्था सबके लिए फायदेमंद थी। खाड़ी देशों ने एक नया मॉडल बनाया। वे अपना तेल एशिया को बेचते थे, लेकिन अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा अमेरिका और यूरोप में निवेश करते थे। उन्हें अमेरिका और चीन
के बीच किसी एक पक्ष को खुलकर नहीं चुनना पड़ता था, अमेरिका और रूस के बीच भी किसी एक पक्ष को खुलकर नहीं चुनना पड़ता था। चीन उनका बाजार भी था, इंपोर्टर भी था, अमेरिका उनकी पूंजी संभालता था। अमेरिका के लिए व्यवस्था सस्ती और सुविधाजनक थी। उसे खाड़ी में सैन्य ठिकाने मिलते थे, ऊर्जा सप्लाई स्थिर रहती थी। एशिया, खासतौर भारत और चीन को फायदा हुआ। उन्हें बगैर किसी राजनीतिक दबाव के बाजार की कीमत पर तेल मिलता था और मार्केट, दुनिया का तेल बाजार पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो गया। हॉर्मुज स्ट्रेट संतुलन का एक रास्ता था। एशियाई देश बगैर किसी राजनीतिक टकराव में फंसे इससे ऊर्जा खरीद रहे थे और अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते थे। अमेरिका भी इस व्यवस्था से मोटे तौर पर लाभ में था, क्योंकि तेल का ज़्यादातर व्यापार डॉलर में होता था। पर इस स्थिरता का सबसे बड़ा फायदा खाड़ी देशों को मिला। उन्होंने पिछले 30 साल के दौरान 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की जो सॉवरेन वेल्थ जनरेट की, वो इसी शांति और स्थिरता से आई। एशिया में करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले। अमेरिका ने डॉलर को वैश्विक मुद्रा बनाकर रखा, कोई सीधे युद्ध नहीं किए। तेल की कीमतों में छोटे अवधि छोड़ दिया जाए तो लंबे अवधि में बड़ा उतार चढ़ाव नहीं हुआ। बीमा और शिपिंग की लागत कम रही और दुनिया ने ऊर्जा की सुरक्षा को लगभग एक सुलझी हुई समस्या मान लिया, जो 70 के दशक में सबसे बड़ी चुनौती थी। डगमगाते यूरोप और बुढ़ाते जापान के बीच उदार पूंजी नियमों और टैक्स के साथ पश्चिम एशिया कैपिटल का बफर जोन बन गया। इसलिए दुनिया के फिनांस का बड़ा केंद्र वहाँ बना। पूरी दुनिया की एविएशन कंपनियाँ और लॉजिस्टिक्स हब यहीं बने, क्योंकि पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले कॉरिडोर, दोनों कॉरिडोर, एयर कॉरिडोर और जल और समुद्री कॉरिडोर, इसी भूगोल पर निर्भर थे। इस तटस्थता का टूटना बड़ा भारी है। अतीत बताता है कि मध्य पूर्व में अमेरिका के दखल और सत्ता परिवर्तन अक्सर सफल नहीं हुए। इराक, सीरिया, लीबिया इसके उदाहरण हैं। इसलिए इस जंग ने ईरान बनाम शेष अरब के घाव खोल दिए हैं। खाड़ी क्षेत्र को अब तटस्थ क्षेत्र की जगह, ध्यान दीजिएगा, खाड़ी क्षेत्र को अब तटस्थ क्षेत्र की जगह संघर्ष का क्षेत्र माना जाने लगा है। और अगर ऐसा होता रहा तो फिर हर चीज़ बदल जाएगी। हॉर्मुज स्ट्रेट से रोज जो 20 मिलियन बैरल तेल गुजरता है, 20% एलएनजी की सप्लाई गुजरती है, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग है। वहाँ तनाव बढ़ने का मतलब है कि अगर तेल की सप्लाई पूरी तरह बंद ना भी हो, बीमा महंगा हो जाएगा, शिपिंग की लागत बढ़ जाएगी, निवेशक सावधान हो जाएंगे और हर तेल की खेप एक राजनीतिक फैसला बन जाएगी कि कौन किसे खरीदेगा, किस मुद्रा में भुगतान होगा और इसकी सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा। और ये सवाल अब इस जंग के बाद बेहद महत्वपूर्ण हो गए हैं। यहाँ से लेकर आगे जंग शांत भी हो, खत्म भी हो, लेकिन यहाँ से आगे तक हॉर्मुज से गुजरने वाला हर जहाज अब जोखिम लेकर जाएगा, उसका बीमा महंगा होगा। विदेशी निवेशक ज़्यादा मुनाफा मांगेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र में जिस राजनीतिक खतरे को टाला जा रहा था वो बढ़ गया है। विदेशी कामगार सुरक्षित देशों की तरफ जा सकते हैं। खाड़ी देशों के बड़े प्रोजेक्ट, AI हब, मेगा सिटी, जो पर्यटन परियोजनाएं, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट, ये सब अब हिलेंगे, क्योंकि मिसाइलों का डर अगर होगा तो भरोसा कमज़ोर होगा। और जो परिस्थिति आप देख रहे हैं सारे मध्य पूर्व के शहरों पर, वो इसका सबूत है। भारत जैसे देश जो 88% तेल आयात पर निर्भर हैं, उनके नीति निर्माता ये समझ रहे हैं कि तटस्थता कितनी कीमती थी, क्योंकि ये सिर्फ व्यापारी नहीं, ये जोखिम भरी निर्भरता थी। और सबसे बड़ी बात ये कि अब इस जंग में अरब देशों को, मध्य पूर्व के देशों को खुलकर पक्ष चुनना पड़ सकता है, किस ऊर्जा व्यवस्था का हिस्सा बनना है। और जैसे ही चुनाव सार्वजनिक होगा, ऊर्जा व्यवस्था में जो एकजुटता हमने पिछले 30 सालों में देखी थी वो बिखर सकती है। खाड़ी की तटस्थता एक छिपी हुई सब्सिडी जैसी थी, जिसने दुनिया की विकास यात्रा को आसान बनाया। इसके खत्म होने का मतलब है कि अब ऊर्जा सिर्फ व्यापार नहीं रहेगी, खुली राजनीतिक ताकत बन जाएगी। और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा ही करते दिखाई दे रहे हैं। तो अगले दशक के लिए सवाल होगा कि अगले दशक के लिए कैसी परिस्थितियां बनती दिखाई देती हैं। हम अगर गौर से देखें तो हमें दिखेगा कि 3-4 केसेस दिखाई देते हैं। एक सीमित तनाव का बेस केस दिखाई देता 45% का। इस स्थिति में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पूरी तरह खत्म नहीं होगा, लेकिन खुला बड़ा युद्ध भी शायद ना हो, हालांकि ये आगे तक जा सकता है। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला रहेगा, पर वहाँ सैन्य मौजूदगी रहेगी। तेल की कीमतें इस स्थिति में $90 से $100 के बीच घूमती रह सकती हैं। ये ऊंची कीमत है, जोखिम प्रीमियम की वजह से होगी, यानी इस पूरे जोन में रिस्क प्रीमियम बढ़ेंगे। सप्लाई रुकेगी नहीं, लेकिन सप्लाई महंगी होगी। एशियाई देश जैसे भारत, दक्षिण कोरिया महंगा तेल खरीदेंगे, लेकिन अपने स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाने की कोशिश करेंगे और यहाँ से रिन्यूएबल एनर्जी पर अब ज़्यादा निवेश होना शुरू होगा। खाड़ी देश भी अपने जो विकास प्रोजेक्ट धीमे करेंगे, पर बंद नहीं करेंगे। रक्षा खर्च में बड़ी बढ़ोतरी होगी। इसका इन्वेस्टमेंट इम्पैक्ट समझिए। ऊर्जा कंपनियों के शेयरों में थोड़ा अच्छा प्रदर्शन आ सकता है। रक्षा क्षेत्र में भी निवेश बढ़ेगा। शिपिंग कंपनियों में उतार चढ़ाव अब तेजी से दिखाई देगा, लेकिन डॉलर्स व्यवस्था में मजबूत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभालता रहेगा।
अगर खाड़ी युद्ध बढ़ जाता है, ये बेयर केस है, 30% संभावना इस बात की जो अभी हमें दिख रहा है जब हम इस अर्थम को रिकॉर्ड कर रहे हैं खाड़ी युद्ध के पहले 2-3 दिनों की रोशनी में। इस स्थिति में ईरान होर्मुज में रुकावट पैदा कर सकता है। एस्केलेशन की जो संभावना दिख रही है उस हिसाब से अगर होर्मुज बंद होता है तो तेल की कीमत $130 प्रति बैरल से ऊपर जा सकती है। एशिया की अर्थव्यवस्था पर बड़ा असर पड़ेगा। भारत की विकास दर 6% से नीचे जा सकती है। दक्षिण कोरिया लगभग मंदी के करीब पहुंच सकता है और दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। एक पश्चिमी देशों का ऊर्जा बाजार जिसमें कि ओपेक भी शामिल होगा और दूसरा रूस, चीन, ईरान का एक अलग ऊर्जा समूह। खाड़ी देशों से पूंजी का पलायन शुरू होने का खतरा है। बड़े प्रोजेक्ट नियोम, विजन 2030 बुरी तरह फंस जाएंगी। ऐसी स्थिति में गोल्ड कमोडिटी, निवेश की दृष्टि से देखें तो ऐसी स्थिति में गोल्ड कमोडिटी और जो इन्फ्लेशन हेज इन्वेस्टमेंट है वो बेहतर होते दिखाई देंगे, जो हमने बाजारों में देखा है। उभरते बाजारों में जोखिम ज़्यादा बढ़ेगा। रुपए पर दबाव लगभग वैसा ही दिख सकता है जो हमने 2013 में देखा था। कोई रणनीतिक समाधान निकलेगा क्या? ये बुल केस है जो हम समझने की कोशिश करते हैं। इस स्थिति में ईरान या तो समझौता कर लेता है या वहां राजनीतिक परिवर्तन ऐसा हो जाता है जो अमेरिका के पक्ष में हो। खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका का प्रभाव इसके बाद और ज़्यादा मजबूत होगा। तेल की कीमत करीब $65-70 के आसपास स्थिर हो सकती है क्योंकि ईरान का अतिरिक्त उत्पादन बाजार में लौटेगा। इससे खाड़ी देशों में फिर निवेश बढ़ेगा। एशिया में अर्थव्यवस्थाएं थोड़ा संभलेंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर और कंजम्पशन में डिमांड ज़्यादा दिखाई देगी। निवेश पर प्रभाव होगा कि दुनिया के शेयर बाजारों में फिर तेजी लौट सकती है। एशियाई बाजार खासतौर पर भारत को फायदा होगा। लंबी अवधि के बॉन्ड मजबूत हो सकते हैं। लेकिन ये परिस्थिति अभी की ताज़ा परिस्थिति के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है। हम आ गए हैं अर्थम के समापन पर और इस पूरे मध्य एशिया के पश्चिम एशिया के परिदृश्य को देखते हुए मुझे हाल में एक आई फिल्म और एक उपन्यास का संदर्भ याद आया। एरिया मारिया रिमार्क का एक उपन्यास है ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट। इस पर फिल्म भी बनी, काफ़ी अद्भुत फिल्म है जिसे ऑस्कर मिला था। इस फिल्म में कोई सीधे युद्ध का दृश्य नहीं है, लेकिन एक दृश्य है जो बेहद गहरा है। एक जर्मन सैनिक है पॉल बायमर, एक गड्ढे में बैठा हुआ है। उसके पास एक फ्रांसीसी सैनिक जेराल्ड डुवाल पड़ा है। इस सैनिक को उसने अभी अभी चाकू मारा है। फ्रांस का यह सैनिक पेरिस का एक प्रिंटर था। उसकी जेब से उसकी पत्नी और बेटी की तस्वीरें गिर जाती हैं। फ्रांस का सैनिक बायमर के चाकू के हमले के बाद धीमे धीमे पूरी रात में मरता है। पॉल ये सोचता है कि युद्ध उसने नहीं चुना था। ना तो उसने कोई संधि बनाई, ना उसने कोई फैसला किया। वो तो सिर्फ उस वक्त दुर्भाग्य से मौजूद था और जवान था, युद्ध लड़ने लायक था जब बड़े नेता युद्ध चुन रहे थे और जो उसकी ज़िंदगी तक पहुंच गया। इस कहानी की असली त्रासदी हिंसा नहीं है बल्कि उसकी अनिवार्यता है। पॉल जब उस युद्ध के बंकर में पहुंचता है तब तक उसके पास डिसाइड करने के लिए, निर्णय करने के लिए कुछ नहीं बचता, क्योंकि विनाश की पूरी इमारत, पूरी बुनियाद पहले से तैयार हो चुकी थी। 2026 में की शुरुआत में मार्च में अरब की दुनिया पॉल बायमर के साथ उसी गड्ढे में फंसी है। कई दशकों तक खाड़ी देशों की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने उस बड़े टकराव को टाल कर रखा जिसकी आशंका लंबे समय से चल रही थी। सुन्नी बनाम शिया का टकराव, अरब बनाम फारसी का टकराव, सऊदी अरब बनाम ईरान का टकराव और इजराइल के साथ समझौता करने वाले देशों बनाम फिलिस्तीन का मुद्दा। ये सारे विवाद अगर एक साथ भड़कते तो पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए युद्ध में फंस जाता। खाड़ी देशों ने समझदारी के साथ न्यूट्रलिटी अपनाई। ये उनकी नैतिक कमजोरी नहीं थी बल्कि सुरक्षा का एक अपना तरीका था। रियाद ने अलग अलग क्षेत्रीय संघर्षों में संतुलन बनाए रखा। सऊदी ने जैसे कोई एक पक्ष को हावी नहीं होने दिया। अबू धाबी ने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया से इतना जोड़ दिया कि उस पर हमला करना आर्थिक रूप से नुकसानदेह हो जाए। इसलिए दुबई पर जब बम गिर रहे हैं या दुबई पर हमला हो रहा है तो पूरी दुनिया की आर्थिक चिंताएं चरम पर पहुंच गईं। कतर ने एक साथ अमेरिका में का सैनिक अड्डा भी रखा और हमास का पॉलिटिकल कार्यालय भी रखा। ये दोहरी राजनीति का खेल नहीं था बल्कि एक छोटे देश की रणनीतिक समझ थी कि वो दोनों ताकतों को संतुलित कर सके। तो पूरा जीसीसी, पूरा खाड़ी सहयोग परिषद एक ऐसी व्यवस्था थी जिसने खाड़ी युद्ध के 90-91 के खाड़ी युद्ध के बाद ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिससे इस भूगोल पर कोई बड़ा युद्ध नहीं हो सके। लेकिन अमेरिका और इजराइल की इस कार्रवाई ने ये पूरा संतुलन ध्वस्त कर दिया। ये कोई नया युद्ध नहीं है, ये वही पुराना टकराव है जो पहले से अंदर अंदर पड़ा था। 1991 के बाद तेल की कमाई, डॉलर और सैन्य संतुलन ने इसे रोके रखा था। ईरान और अमेरिका ने मिलकर इसे हटा दिया। जो सामने आ रहा है वो सुन्नी और शिया का युद्ध है, क्षेत्रीय युद्ध है जिसमें इजराइल की सैन्य भूमिका है, अमेरिका का समर्थन है और ईरान का बदला शामिल है। इतिहास में भी ऐसा हुआ है। 1914 में ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया के खिलाफ सीमित युद्ध शुरू करने की सोची, लेकिन एक के बाद एक प्रतिक्रियाओं ने इसे विश्व युद्ध बना दिया।
हर देश अपने हिसाब से सही कदम उठा रहा था, मगर पूरी व्यवस्था इस तरह की होगी इसके बारे में किसी ने नहीं सोचा था, और परिणाम था विनाश। दूसरे विश्व युद्ध से पहले भी यूरोप के नेताओं को यह पता था कि वर्साई की ट्रीटी कमज़ोर है। उन्होंने टाइम बाय करने की कोशिश की, मूल समस्या हल नहीं की। खाड़ी देशों ने भी 30 साल तक समझौते करके समय खरीदा। उनकी उम्मीद थी कि आर्थिक जुड़ाव और आर्थिक समृद्धि इतनी ताकतवर है कि कूटनीतिक तनाव को खत्म कर देगी। लेकिन अब वे पूरा खाड़ी देश और खासतौर से मध्य पूर्व अपने को ऐसी स्थिति में पा रहा है जहां उन्हें महसूस हो रहा है कि तटस्थता का सम्मान तब तक ही होता है जब तक कि वो बड़ी ताकतों के हित में हो। यहाँ सबसे बड़ी विडंबना यह है कि अमेरिका और इजराइल के दीर्घकालिक फायदे क्या हैं इससे, ये किसी को पता नहीं है। क्षेत्रीय अराजकता से चीन शांति के साथ आर्थिक प्रभाव बढ़ा सकता है, क्योंकि उसे जीतना नहीं होता, उसे अमेरिका को उलझा हुआ देखना है। रिमार्क का जो उपन्यास है, जो मूवी ऑल क्वाइट ऑन वेस्टर्न फ्रंट है, उसमें पॉल की मौत युद्ध खत्म होने के कुछ हफ्तों पहले होती है, एक शांत दिन पर। लेकिन उससे पहले युद्ध का परिणाम तय हो चुका था। यह मशीन रुक नहीं सकती थी। यही असली त्रासदी है। नेता जब तक ये समझते हैं कि उन्होंने क्या बना दिया, तब तक उसे तोड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता। अरब की दुनिया वैसी स्थिति में है। उन्होंने युद्ध खुद नहीं चुना, लेकिन वे अब उसके बीचों बीच खड़े हैं। इतिहास शायद यही लिखेगा कि खाड़ी की तटस्थता उतनी ही चली जितनी अमेरिका को सुविधाजनक लगी, और जब उनके ही हित बदले तो स्थिरता की जगह युद्ध ने ले ली। अरब देश सोते सोते युद्ध जंग में नहीं गए, उन्हें वहाँ पहुँचाया गया है, और जलने का सबसे पहला खतरा उन्हीं को है। अर्थ में आज इतना ही। फिर लौटेंगे अगले सप्ताह एक नए संस्करण के साथ। आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा।